नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ। तो आज बात छत्तीसगढ़ में मुस्लिम महासभा की मांग पर हो रही सियासत की करेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुस्लिम महासभा की बैठक में गाय और गौ तस्करी पर चर्चा की गई। बैठक में गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग करते हुए कहा गया है कि सरकार सभी बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों को तत्काल बैन करे, पशु परिवहन और तस्करी बंद करे, गौ रक्षा की आड़ में अवैध उगाही, मारपीट और हत्या जैसी घटनाओं पर नकेल कसे। बैठक में आरंग हत्याकांड में हत्या की धारा लगाने की मांग करते हुए कहा गया है कि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है, जिसका अब पूरा मुस्लिम समाज विरोध करेगा। उधर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मुस्लिम समाज की मांग का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत किया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं के कारण ये मांग की गई है। दरअसल आरंग में कथित रूप से गौ तस्करी करने वाले 3 युवकों की गौ रक्षकों ने पिटाई कर दी थी। इनमें से एक युवक का शव महानदी में मिला था, बाकी 2 को पुलिस ने अस्पताल में एडमिट कर दिया था। बाद में दोनों युवकों की भी मौत हो गई। वहीं भाजपा सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि मुस्लिम संगठनों का ये कहना है कि ये मॉब लिंचिंग है। कांग्रेस ने भी सवाल उठाया है, जब आत्महत्या है तो एसआईटी का गठन क्यों किया गया। लेकिन अब मुस्लिम महासभा की गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के कारण ये बहस एक नई दिशा में चली गई है। क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मॉब लिंचिंग के कारण की जा रही है और आरंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार के कदम कितने प्रभावशाली हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। देखिए, एक लंबे समय से लगभग सभी समाजों की मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और हिंदुस्तान के सभी लोगों की ये आस्था का विषय है, उनके विश्वास का विषय है, इसलिए लगातार ये विषय उठता रहा। लेकिन मुझे लगता है कि मुस्लिम समाज के द्वारा यदि इस बात का निर्णय लिया गया, इस बात की मांग की जा रही है, तो हम उसका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। मुझे लगता है हर एक धर्म का सम्मान होना चाहिए और यदि उस धर्म की कोई मांग है, उनकी आस्था के साथ में कोई जुड़ा हुआ विषय है, तो उसका सम्मान सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए। अभी मुस्लिम समाज की तरफ से इसलिए आया है कि मॉब लिंचिंग के नाम से लगातार पूरे देश में, न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश भर में इस प्रकार से चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, छत्तीसगढ़ में 3 लोगों की मौत हुई, बल्कि अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार की घटनाओं की बाढ़ आई है। इसका मतलब ये है कि ये फिर से उसी प्रकार से नफरत और हिंसा के माध्यम से ध्रुवीकरण के राजनीति को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आपने सुनी और अब आज इसी संवेदनशील और इसी एक ज्वलन मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उस पैनल से आप सभी का परिचय करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रितेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता अनिल चौहान और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णबेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहला सवाल मेरा रितेश जी आपसे ही रहेगा कि लगातार मॉब लिंचिंग के मामले सामने आते रहे हैं छत्तीसगढ़ में। इसके पहले जब आरंग की घटना हुई उस पर भी देखा गया सियासत गर्मा गई, और अगर इस पूरी घटना को लेकर चर्चा की जाए तो क्या लगता है आपको, जिम्मेदार कौन है और क्यों ये घटनाएं बढ़ रही हैं? आखिर इन घटनाओं पर रोकथाम क्यों नहीं हो पा रही? सबसे पहले तो अनादि टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। और ये जो मॉब लिंचिंग है, मुझे लगता है कि ये साजिशन है, क्योंकि गौ तस्करी और गौ हत्या जो करने वाले जो लोग थे वो नदी में कूद देते हैं कि ताकि उनकी पुलिस से कार्रवाई से वो बच सके। जब उनकी मौत हो जाती है तो उसे सियासी रंग देने के लिए हत्या का साजिश हो जाता है, क्योंकि गौ तस्करी और गौ हत्या को रोकने के लिए लगातार हिंदूवादी संगठन मैदानी इलाकों में सक्रिय है। और इसको लेकर के ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि गौ तस्करी को रोकने के लिए कोई हिंदूवादी संगठन लगातार आगे आया है। इसके पहले भी भिलाई, दुर्ग या फिर मैं बात करूं कुम्हारिकी में, जहां पर से कांग्रेस के नेता के जो गौशाला चला थे, वहां पर भी इस प्रकार की घटना हुई। तो लगातार देखेंगे हिंदूवादी संगठन के ऊपर ऐसे लगातार हमला बोलने का कार्य जो है कांग्रेस के नेताओं द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनका हमेशा से रहा है कि इस प्रकार से गांव की हत्या करने वालों के साथ वो हमेशा खड़े हुए नजर आते हैं। मुझे लगता है ये मॉब लिंचिंग एक बहाना है, क्योंकि मुद्दों से भटकाना है, क्योंकि देश के जो अंदर जो आज स्थिति है वो सबसे पता चलता है कि किस प्रकार से कांग्रेस जो है आज
अपने मुद्दों को हटा करके केवल एक हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि गौ तस्करी और गौ हत्याओं के मामले में जब पुलिस भी ये कह चुकी है कि ये जो जांच का विषय है, तो इस प्रकार से आरोप लगाना कहीं ना कहीं गलत है। बिल्कुल, यानी कि अभी जांच जारी है और जांच की रिपोर्ट आने से पहले आरोप लगाना गलत है, ये आपका कहना है। चलिए जवाब ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से अनिल चौहान जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपने बात सुनी रितेश जी की कि उनका ये कहना है कि जब तक जांच की रिपोर्ट ना आ जाए उसके पहले आरोप लगाना गलत है और कांग्रेस हमेशा मुद्दों से भटकाने की कोशिश करती है जनता को। नैन्सी जी किस जांच रिपोर्ट की बात कर रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप सोचिए कि मॉब लिंचिंग राजधानी रायपुर के आरंग थाने से चंद कदम दूरी पर, और सबसे बड़ी बात गौवंश की बात कर रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड में 40 भैंसों की जब्ती हुई है। आप बीफ सप्लाई में एक तरफ विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त कर लेते हैं, जितनी बीफ बेचने वाली कंपनियां हैं उससे सैकड़ों करोड़ का चंदा लेती है भाजपा। दूसरी तरफ आप गाय के नाम पर, गोवंश के नाम पर 3 अल्पसंख्यकों की हत्या कर देते हैं मॉब लिंचिंग के माध्यम से, और एक लोकप्रिय चैनल पर बताते हैं कि भाजपा के अनुषंगिक संगठन ऐसा कई जगह करते आए हैं। और सबसे बड़ी बात नैन्सी जी, जो प्राथमिक पंचनामा हुआ और जो पोस्टमार्टम हुआ उसमें स्पष्ट तौर पर आया कि दर्जनों हड्डियां उन लोगों की टूटी हुई हैं, उनके गुप्तांगों तक को काट दिया गया है। क्या ऊपर से गिरने से ऐसा भी होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं। दूसरी बात, पुलिस एफआईआर करने को तैयार नहीं थी, घटना स्थल पर पहुंचने को तैयार नहीं थी। जब एक पत्रकार ने हस्तक्षेप किया कि मुझे फोन आया था, मैं तो ये खबर कल लगाने वाला हूं, उसके बाद पुलिस उसके भाई को बुलाती है जो उस समय फोन कर रहा होता है पुलिस को, और उसके फिर रिपोर्ट उसके प्राथमिकी फिर तब दर्ज होती है। इस तरह की संवेदनहीनता, तो संविधान और कानून क्या जाति और धर्म देखकर आएगा? मैं भी हिंदू हूं और हिंदू होने पर मुझे फक्र है, लेकिन हमारे राहुल जी सच कहते हैं कि वो हिंदू नहीं हो सकता जो नफरत फैलाए, जो हिंसा फैलाए, किसी की जान ले ले, किसी के घर को अनाथ कर दे, किसी मां की कोख उजाड़ दे। ऐसा हिंदू संस्कार नहीं कहते हैं। हिंदू हमेशा चाहता है कि जियो और जीने दो। हम लोक कल्याण की बात करने वाले धर्म हैं। कब से हमको इस तरह से, जिस तरह से रितेश जी बता रहे हैं, हमारा तो ये कई प्रदेशों में अभियान चलता है, हम तो कई जगह रोकते हैं। अरे साहब, तो मोदी जी बीफ बेचने वाली कंपनियों से सैकड़ों करोड़ का चंदा क्यों लेते हैं, ये भी तो बता दीजिए आप। क्यों विश्व में दूसरे नंबर पर हमारा देश है, और फिर उसके बाद आप अल्पसंख्यकों को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे? तो ये संविधान और कानून कहां जाएगा? वोट के ध्रुवीकरण के नाम पर हत्याएं कर देंगे आप, मॉब लिंचिंग करेंगे ताकि बहुसंख्यकों का वोट मिल सके। इतनी ओछी राजनीति। तो देखिए, हम इस ओछी राजनीति के विरोध में हैं, हम इस हिंसा के विरोध में हैं। हिंदुस्तान का संविधान कहता है हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है। हम कहीं से, मैं भी हिंदू हूं, हिंदुओं के विरोध में नहीं है, लेकिन हिंदुत्व जो कहता है, हिंदू धर्म का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो ईश्वर, हमारे जो आराध्य हम लोगों को सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाते हैं, परमो धर्म या परोपकार को धर्म सबसे बड़ा बताते हैं, वहां इतनी बड़ी हिंसा का संदेश भाजपा देना चाहती है, और आज अपने गोदी मीडिया और अपने चंद चाटुकारों के माध्यम से यह प्रदर्शन करना चाहती है कि असली हिंदुत्व तो यह है कि तलवार उठा लो, असली हिंदुत्व तो यह है कि दूसरे को मार काट दो। तो ये हिंसा, ठीक है, आपका जवाब लेंगे रितेश जी, आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक प्रतिक्रिया कौशल जी से भी ले लेते हैं। कौशल जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। कौशल जी, आपने दोनों ही पक्षों की बात सुनी है, और पहली दफा नहीं है कि गौ माता पर सियासत हो या गौ तस्करी से जुड़े हुए मामले सामने आए हों। इसके पहले भी कई बार इसी मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्मा चुकी है, गौ हत्या के मामले भी कई बार सामने आ चुके हैं। आपको क्या लगता है कि जिम्मेदार आखिर कौन है इन सब के पीछे? क्योंकि जब नियम बना दिया गया है, कड़े कानून लाए गए हैं, उसके बाद भी ये मामले नहीं रुक रहे हैं। क्या किसी का संरक्षण रहता है इसलिए ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, या फिर जो आरोपी हैं उन्हें पुलिस प्रणाली का कोई खौफ ही नहीं रहता? नैन्सी जी, देखिए, पिछले कुछ समय से आप देखेंगे पूरे देश में राम और गाय दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर राजनीति बहुत चरम पर है। और जिस तरह से आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में जिस तरह घटना हुई और जो मुस्लिम समाज के लोगों ने जो एक प्रस्ताव पारित किया है, तो सिर्फ प्रस्ताव पारित करने से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आज गौधन की स्थिति क्या आपको देखना होगा। आज देखेंगे कि जिस गौ माता के घर में नहीं आने पर लोग उनको खोजने जाया करते थे कि आज हमारे घर की गौ माता घर में नहीं आई है, वो आज सड़कों पर घूम रहे हैं। उनकी क्या स्थिति है? उनको रखने के लिए व्यवस्था नहीं है। हर दिन एक्सीडेंट में आप देखेंगे 2 से 4 गौ माताएं, आप जो बड़े हाईवे सड़कें उसमें मृत पाई जाती। इस तरह की स्थिति है। सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, कोई प्रस्ताव पारित करेंगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है।
आपको उनकी देख रेख की व्यवस्था करेंगी। पूर्व में गोधन योजना चल रही थी, अभी गौ अभ्यारण्य बनाने की सरकार ने बात कही है। तो इन जो मवेशी है, ये जो गौधन है, इनकी सुरक्षा के लिए जब तक आप पर्याप्त इंतजाम नहीं करेंगे, आप गौशाला तो बना देंगे लेकिन वहां पर उनके चारे की व्यवस्था, उनके पानी की व्यवस्था, इस तरह की व्यवस्था नहीं रखेंगे तो उनका मतलब क्या है? वाकई। ऐसा लगता है इसको राजनीतिक आरोप लगाने और एक दूसरे पर आरोप लगाने की जगह इस सुरक्षा के लिए आपको चिंता करनी होगी। यदि आप गौ अभ्यारण्य बना रहे हैं तो वहां पर उनकी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे निश्चित तौर पर गौ तस्करी का मामला पहली बार नहीं हो। इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों से गौ तस्करियों की सूचनाएं आती है, घटनाएं आती है और पकड़ में भी आते हैं। और कई बार आप देखेंगे कई ट्रकों ट्रक जो है गौधन जो है बरामद किए जाते हैं। तो इन सब के पीछे जो वजह क्या है, इसको समझना होगा, क्योंकि आप देखेंगे जो बीफ निर्यातक देशों में गिनती होने लगी है भारत की, तो इस तरह की जो स्थिति है इसको रोकने के लिए मुझे लगता है कि कोई कानून बनाना चाहिए। सिर्फ आप प्रस्ताव पारित कर देंगे, आरोप लगाएंगे, इससे कुछ समस्या का हल होने वाला नहीं। वाकई आपने जो एक बात कही कि हमारी गिनती, हमारे भारत देश की गिनती जो है बीफ निर्यात में सबसे अब आगे आने लगी है, जो की बात अनिल जी ने भी उठाई थी, उसी को ही कोट करते हुए मैं आपसे जवाब लेना चाहूंगी। रितेश जी, अनिल जी का भी यही सवाल था कि हम बीफ जो बेचने वाली कंपनियां हैं उनसे उनका आरोप है कि उनसे बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, उनसे चंदा लिया। इसके अलावा अगर एक रिपोर्ट के मुताबिक देखें तो 2013 और 14 में 13,65,000 मीट्रिक टन से ज्यादा मांस बाहर बेचा गया था। उसके बाद में 2014 और 15 में जैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में आई, उसके बाद ये आंकड़ा बढ़ गया, 14,75,000 पर यह पहुंच गया। और अगर वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में हमारा भारत 5वें स्थान पर है। ऐसा क्यों, जब पहले ये बात कही गई थी कि हम निर्यात पर रोक लगाएंगे, लेकिन अब हम देखें तो वही निर्यात बढ़ता जा रहा है। हमारा भारत अब और लगातार ऊंचे स्थान पर पहुंचता जा रहा है निर्यात में मांस के। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, मैं वहां पर एक बड़े आंदोलन में 2008 के अंदर जा चुका हूं, जब बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी यात्रा को लेकर के। तो भारत उस समय, आपको याद होगा, केंद्र की सरकार उस समय कांग्रेस की थी, तो भारत बीफ निर्यात में नंबर 1 पर था पूरे विश्व में। अगर आप कह रहे हैं या फिर कांग्रेस पुस्ता कह रहे हैं दूसरे नंबर पे, तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। दूसरी बात जो बार बार बातें उठती हैं, या कौशल जी ने, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और विश्लेषक है, कौन से सन में था ये तो बता दीजिए, कौन से सन में नंबर 1 पर था रितेश जी? एक लोकप्रिय चैनल पर झूठ मत परोसिए। आपने रिकॉर्ड तोड़ा है बीफ निर्यात में, और बीफ निर्यातक जो बीफ बेचने वाले हैं उनसे चंदा भी लिया है सैकड़ों करोड़ का। और एक गाय के हित में आपने कानून नहीं बनाया है। गाय और गंगा के नाम से सिर्फ वोट लिया है और 20,000 करोड़ रुपए अदानी को दिया है गंगा सफाई के नाम पर, लेकिन 1 रुपए का कोई काम नहीं हुआ है, न गंगा सफाई में न गाय के कल्याण के लिए। आपने अपना कल्याण किया है, अपनी जेबें भरी है, अपना वोट लेने का षड्यंत्र रचा है। तो योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। आपको थोड़ा सा आंकड़ा लेकर के बैठिए। सर्वाधिक यूपी में मांस निर्यात हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, और आंकड़े अपने दुरुस्त करिए, और नहीं तो आपकी सरकार है जो इंजन की। मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप भी गलत जानकारी दे रहे हैं। अनिल जी यूपी में नहीं, सबसे ज्यादा तेलंगाना में मांस खपने की जानकारी है। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो आप भी शायद गलत जानकारी दे रहे हैं। सबसे ज्यादा तेलंगाना में बिकता है। मैं बिकने की बात नहीं की थी, मैंने जहां बीफ कंपनियां एस्टेब्लिश हैं उसकी बात की थी। मैंने यूपी में बड़ी बड़ी बीफ कंपनियां एस्टेब्लिश हैं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं। मैंने ये नहीं कहा कि कहां खाया जाता है या कहां बिकता है। मैंने कहा बीफ कंपनियां बड़ी बड़ी आज भी यूपी में चल रही हैं, और योगी आदित्यनाथ की सरकार भी है। की बात करेंगे अनिल जी, वायनाड की क्या बात करेंगे? वायनाड केरल में जहां राहुल गांधी आप तो गौ संरक्षक बनने का दिखावा करते हैं ना, जवाब आपको देना है। गाय और गंगा पर राजनीति आप करते हैं, दूसरे सवाल मत पूछिए। गंगा का 20,000 इस प्रकार चर्चा नहीं हो पाएगी। अनिल जी, आपको बोलने का मौका दिया था, रितेश जी को बोलने दीजिए, रितेश जी को उनकी बात रखने दीजिए। रितेश जी कहिए आप। जी, मैं वही कह रहा हूं, 2008 का रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो भारत उस समय विश्व के नंबर 1 पर गौ निर्यात या फिर बीफ निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। बांग्लादेश की रिपोर्ट थी कि 14,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष जो है भारत के ऐसे बीफ निर्यात के
कंपनियां लगातार कमाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आज ये कमी आई है ना कहीं इसमें सामाजिक सौहार्द और लोगों की जागरूकता के कारण आई है। तो इसी लेकिन को लेकर 2014 के बाद ये आंकड़ा कम भी तो नहीं हुआ ना रितेश जी, कम भी तो नहीं हुआ ना। इसके पहले तो ये दावा किया जा रहा था ना, प्रधानमंत्री का खुद ही एक बयान आया था 2014 के पहले, उन्होंने कहा था कि मांस की बिक्री पर वे अब रोकथाम तो नहीं लगाएंगे लेकिन उसको कम करेंगे, लेकिन कम नहीं हुआ, लगातार बढ़ता जा रहा है। जब केंद्र में अब बीजेपी की सरकार आ गई है, लगभग 10 साल पूरे होने को आए हैं, उसके बाद भी आंकड़ा कम तो नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। देखिए, आने वाले समय में मुझे लगता है इस पर कोई जल्द ही केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार निर्णय ले सकता है। आज इस प्रकार से मुस्लिम समुदाय ने जो प्रस्ताव लाया है एक स्वागत योग्य है, लेकिन प्रस्ताव लाने मात्र से मुझे लगता है कि नहीं होगा। उसको अमल करने के लिए सभी लोगों को इसके साथ आना पड़ेगा। गौधन की बात में बार बार जो कह रहा हूँ, आरंग की जो घटना इस पर आज जो मुद्दे पे जो बहस हुई है उसको एक चश्मे से उतार कर देखना होगा कि जो 3 युवक थे जो गौ तस्करी करते हुए अगर वो पकड़ाए जाते, उन्हें वो भय था कि हम पकड़ाए जाएंगे तो जेल जाएंगे, उन्होंने नदी से कूदा ताकि हम तैर के निकल जाए, लेकिन उनकी मौत हो गई। अब इसको सियासी राज दिया जा रहा है कि वो उनकी हत्या हो गई। तो हत्या हो गई रितेश जी, एक सवाल और मेरा आरंग से ही जुड़ी हुई घटना पर रहेगा। आपको नहीं लगता ऐसा कि पुलिस कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है? क्या सूत्र पुलिस के इतने कमजोर हैं कि पहले जो अनुषांगिक संगठन है उन्हें जानकारी मिल जाती है, वे पहुंच जाते हैं, वे पकड़ लेते हैं, उसके बाद पुलिस पहुंचती है? ऐसा क्यों? क्या सूत्र कमजोर हैं पुलिस के? जी, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि पुलिस के सूत्र कमजोर है, लेकिन जो हिंदुवादी संगठन है वो लगातार एक ही विषय पे काम करते हैं। अलग अलग बहुत सारे संगठन को तो क्या हिंदुवादी संगठनों को ये अधिकार नहीं है? क्या उन्हें ये नहीं पता कि पहले हम पुलिस को जानकारी दें, पुलिस पहुंच जाए, उसके बाद में जाकर कोई कार्रवाई की जाए? पहले ही हिंदुवादी संगठन पहुंच जाते हैं, वहां पर पूरी कार्रवाई खत्म हो जाती है, तब पुलिस पहुंचती है। देखिए, पुलिस को बकायदा इस पे जानकारी को सूचना दी जाती है कि आज रात को इस ट्रक में ये गौवंश आने वाला है, इस पे कार्रवाई के लिए आप कीजिए। अब वहाँ की पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए कि वो किस प्रकार से वो एक्शन लेती है कि नहीं। मुझे लगता है कि इस पुलिस प्रणाली के विषय में भी अगर हम, मुझे लगता है कि अलग से इस पे बहस करेंगे तो ज्यादा मुझे लगता है कि सारा साकार होगा। लेकिन आज जो मुद्दा है उस पर ज्यादा बात करें ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अगर हिंदुवादी संगठनों पर प्रश्न चिन्ह अगर खड़ा करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दे को भटकाने की व्यवस्था होगी। क्योंकि गौवंश पर रोकथाम के लिए तो कहीं ना कहीं हिंदुवादी संगठन बने हुए हैं ना, कहीं कोई ऐसे संगठन बने, मुस्लिम गौवंश बना हुआ है। आपको बता दूं कि क्या बोलते हैं, इन्हीं के मुस्लिम समाज के जो है एक बहुत बड़े जो हिंदुवादी मुद्दों को लेकर के लगातार दिल्ली में मुद्दा उठाते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार से ईद में उन्होंने गौवंश को लेकर के एक बड़ा एक बयान दिया कि हम आज जो खीर बना करके या दूध बांट करके हम आज ईद मना रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे मुस्लिम समाज के लोग भी हैं जो गौवंश की रक्षा संरक्षण के लिए आगे आते हैं। तो मुझे लगता है कि आज कांग्रेस इस साथ में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि 5 साल का जो इतिहास मैं देखूंगा या बताना चाहूंगा कि भूपेश सरकार ने जिस प्रकार से गौधन न्याय योजना या गौठान की जो व्यवस्था की थी, किस प्रकार चरमराई हुई थी। आज जो है हिंदुवादी संगठन उस समय भी आज भी उसी मुद्दे को लेकर लगातार लड़ रही है। तो कांग्रेस उस विषय पे आगे आना चाहिए, न कि उनकी हत्या का आरोप। ये जो जांच का विषय, ये पुलिस का विषय, न कि कांग्रेस या भाजपा के जांच का विषय है। आप आरोप प्रत्यारोप लगाना अलग विषय होता है, लेकिन किसी पर आप सीधा आरोप मत देना जब तक जांच के बिंदु सामने नहीं आ जाते। तो उसके मुझे लगता है इस पे इंतजार करना। अनिल जी से जवाब ले। अनिल जी, घूम फिर के आखिर वहीं पर सुई पहुंच रही है कि बिना जांच की रिपोर्ट आए आप आरोप कैसे मढ़ सकते हैं किसी के ऊपर भी? नैन्सी जी, मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है, अपनी आंखों से पढ़ी है। स्पष्ट लिखा है दर्जनों हड्डियां तोड़ दी गई हैं, बुरी तरह पीटा गया है। ये आशंका डॉक्टरों ने स्पष्ट तौर पे लिखी है, उनके गुप्तांगों तक को काट लिया गया है। अब आप बताइए कि नदी से ऊपर से ये कूदने का बात करते हैं, और सबसे बड़ी बात पुलिस का ऑफिशियल बयान है कि उस ट्रक में सिर्फ 40 भैंसें बरामद हुई, कोई गोवंश बरामद नहीं हुआ। तो क्या हिंदूवाद के नाम पर गुंडा संगठन चलाएगी भाजपा? क्या कानून इनके सामने गौण है? क्या डबल इंजन की सरकार इनकी सिर्फ यही करेगी कि हिंदूवाद के नाम पर ये गुंडागर्दी करेंगे, संविधान को गौण करके कानून अपने हाथ में लेके लोगों की सरेआम हत्या कर देंगे और उसको बताएंगे कि नदी से कूद गए? तो ये जो गुंडा संगठन चला रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि इनके संगठनों को खुलेआम कहते हैं हमारे संगठनों को अधिकार है, वो जगह जगह जांच करते हैं। पुलिस पर कौन सा दबाव है कि आज तक पुलिस उसमें खुलेआम, सरकार पर कौन सा दबाव है वो श्वेत पत्र जारी नहीं करती, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करती? क्या आया पंचनामा में? क्यों जो 40 भैंसें बरामद हुई हैं वहां के थाना प्रभारी ने बयान दिया है कि कोई गोवंश बरामद नहीं हुआ है, वो क्यों सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है, जबकि पहले दिन सार्वजनिक हो गया था? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहेंगे कि हिंदूवाद के नाम पर हमको गुंडा संगठन चलाने का अधिकार है।
हमको संविधान गौण करने का अधिकार है, तो ये गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ में नहीं चलेगी। ये शांति प्रिय प्रदेश है। आप दूसरे भाषा में यही बोल रहे हैं रितेश जी, आप यही कह रहे हैं कि हिंदूवादी संगठन सक्रिय है और जगह जगह हमारी कार्रवाई चल रही है। आप खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी कार्रवाई है। ये कार्रवाई, आपकी इस कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं और मैं इस चैनल के विद्वान दर्शकों से आह्वान करता हूं कि ऐसा जंगल राज चलाने वाला कोई भी संगठन हो, गुंडा संगठन हो सकता है, वो किसी धर्म के हित के काम करने वाला संगठन नहीं हो सकता, जो किसी की जान ले ले, किसी की पत्नी को विधवा बना दे, किसी की मां की गोद गुजार दे। ऐसा संगठन हिंदूवादी संगठन नहीं हो सकता। खुलेआम अनिल जी, इस प्रकार से खुलेआम पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है। नैन्सी जी, खुलेआम पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रही है कि दर्जनों हड्डियां टूटी, बुरी तरह मारा गया, उसके बाद मारकर फेंका गया। जवाब ले लेते हैं। अनिल जी का ये कहना है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है तो वो रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? अनिल जी, आप ही के सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं उनसे। बड़ा राहुल गांधी जी के बातों से प्रेरित लगता है अनिल जी। मुझे लगता है कि संविधान पढ़े नहीं कांग्रेसियों को, हो सकता है तो आप उनकी बात का जवाब दीजिए, आप उनकी बात का जवाब दीजिए। उनका प्रश्न ये है कि जब पोस्टमार्टम हो चुका है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? उनका ये सवाल है। जब ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को पढ़ चुके हैं तो सार्वजनिक हो चुका है, इसका अर्थ ये है। अनिल चौहान जी अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने की बात आपके टीवी चैनल पर सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो पोस्टमार्टम आप इस बात को मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि वहां पर वाकई में उनके साथ में मारपीट की गई है? उनका प्रश्न ये है, उन्होंने ये कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने ये कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी है और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा गया है कि वो जो मृतक हैं उनके साथ मारपीट की गई है। और उनका ये भी कहना सवाल है कि अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है तो उसे आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? देखिए, अगर अनिल चौहान जी के सूत्र से अगर वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़े हैं तो वही खुद सार्वजनिक कर दे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसे आप सरकार से हट जाइए, हम लोग सब सार्वजनिक कर देंगे। क्यों बैठे हैं आप लोग सरकार में? अगर हमको न्याय दिलाना है तो सरकार और एजेंसियां क्यों होती हैं? भरोसा नहीं है। उन 3 लोगों को न्याय कौन देगा? लोकतंत्र पे भरोसा तो आपने उठा दिया है। हमारे संगठन समय का अभाव है और मुझे लगता है कि शायद रितेश जी आपने सवाल को सही से सुना नहीं है, उसका आप सही जवाब नहीं दे पाए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का अनादि टीवी से जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको बता दें, गौ माता पर सियासत ये कोई पहले मर्तबा नहीं है, इसके पहले भी कई बार इसी विषय पर, इसी मुद्दे पर सियासत गर्मा चुकी है। दोनों ही पक्षों की ओर से तीखी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अंतिम में वही दृश्य सामने आते हैं जो बीते कई समय से सामने आते रहे हैं। गौ माताओं को बेवजह उनकी जान चली जाती है, उनकी तस्करी लगातार जारी है, लेकिन इस दिशा में अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या गौ माता पर सियासत गर्माती रहेगी या फिर गौ माता को न्याय मिलेगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।